हाय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था? आप लोगों को मैंने बताया था जनन की प्रक्रियाएं के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था जनन कितने प्रकार की होता है और मैंने आप लोगों को लास्ट एक टॉपिक में बताया था जनन की प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। मैंने आप लोगों को जनन की प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा था। एक मैंने आप लोगों को बताया था, एक आप लोगों को मैंने बताया था निषेचन पूर्व घटना बताया था, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था निषेचन, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था निषेचन पश्च घटना बताया था ना। तो ये वाला आप लोगों का पूरा पाठ उसी दिन को एंड हो गया था। और आज हम बात करेंगे पाठ दूसरा, बायोलॉजी कक्षा 12 का जो आप लोगों का पाठ है, वो आप लोगों का दूसरा पार्ट है। लेसन टू जो है उसको हम बोलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। 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 ठीक है ना? आप लोगों ने उसी टॉपिक में ही कुछ ना कुछ पढ़ा था, जीवों में कैसे लैंगिक जनन होता है और छोटे बड़े पेड़ पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है। ठीक है ना? और उसी प्रकार आज हम बात करेंगे जो पुष्प देने वाले पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना? पुष्पी पादप लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हें बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं पुष्पी पादप। ऐसा पौधा जो क्या करता है, जो पुष्प को उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पी पादप बोलेंगे भाई। उसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पी पादप बोलेंगे, फ्लावरी प्लांट बोलेंगे, फ्लावरी प्लांट बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस धरती पर सबसे पहले किस पौधे का निर्माण हुआ था, तो स्टार्टिंग में थोड़ी आए थे पुष्पी वाले पौधे, नहीं, शुरुआत में छोटे छोटे पौधे आए थे। तो आज हम इसके बारे में अभी हम क्या वर्णन करते हैं। तो इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। इस धरती पर समस्त जो पेड़ पौधे होते हैं इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया, मतलब कुल मिलाकर 5 भागों में इनको बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? तो हम चाहे हम कह सकते हैं या पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को हम बोलते हैं शैवाल, एल्गी को बोलते हैं इंग्लिश में शैवाल, एल्गी बोलते हैं। दूसरा जो मुख्य भाग बांटा गया है वो आपका ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा। ठीक है ना? और तीसरे को जो बांटा गया है तीसरे भाग में उसको हम बोलेंगे टेरिडोफाइटा, और चौथे भाग को जो बांटा गया उसको हम बोलेंगे अनावृत बीजी। और पांचवा जो बांटा गया उसको हम क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। इंग्लिश चाहे तो लिख सकते हो। शैवाल को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को हम टेरिडोफाइटा ही बोलते हैं। इंग्लिश में टेरिडोफाइटा बोलते हैं। ठीक है ना? अनावृत बीजी को हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और आवृत बीजी को हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक बात आप लोगों को
आ गए होगी क्लियर। ठीक है ना। अनावृत बीजी को हम, मिस्टेक हो बच्चे, इसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। हाँ सही है, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना। कुल मिला करके धरती पर जो कि क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सवाल, दूसरा बराफाइटा, तीसरा आपका टेरोफाइटा हो गया, चौथा आपका अनावृत हो जाएगा, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, आवृत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला करके हम बात करेंगे, जो सबसे पहले धरती पर पौधा आया था वो आपके शैवाल के रूप में आया था। मीन्स कहने मतलब इनके बॉडी में जड़ तना पत्ती का विकास नहीं था। ऐसे पौधों में जड़ तना पत्ती का विकास नहीं था। ये इनको पेड़ पौधों में तक क्यों रखा गया भाई, जब इनके अंदर जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होगा तो इनको क्यों रखा गया इसके अंतर्गत। खास अंतर यही है कि ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के साथ अर्थात ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसलिए इनको पौधों के अंदर क्या करें है बच्चे, पौधों के अंदर ये इनको क्या वर्गीकृत किया गया, रखा गया। ठीक है ना। सबसे पहले तो इनमें जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता है, तो जाहिर सी बात, तब इनको क्यों ऐसा जानते हैं, क्योंकि ऐसे पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, क्रिया होती है। इसलिए इनको हम इसके अंतर्गत रखा गया, पौधे के अंतर्गत रखा गया। ठीक है ना। कुल मिला करके ये क्या होते हैं, स्वपोषी होने के कारण इनको हम क्या बोलते, सवाल बोलते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात इसलिए इनको क्या सवाल के रूप में रखा गया है। ठीक है ना। अब उसके बाद का विकास क्या होगा, जब इनमें जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर के पौधे होगा। फिर हम बात करेंगे दूसरी मिश्रण, जब इनका विकास और हुआ, आगे चल करके इनका विकास और हुआ, तो आप किस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में भी बराफाइटा की फॉर्म में आया। तो बराफाइटा में क्या देखने को मिला, बराफाइटा में जड़ तना पत्ती का विकास नहीं हुआ था। अभी तक जड़ तना पत्ती का विकास नहीं हुआ था, लेकिन इनकी संरचना जो होती है, इनकी संरचना जैसी देखने को मिलती है। इनकी संरचना देखने जैसे मिलती है। अर्थात इनके बॉडी में जड़ नहीं होते, लेकिन जड़ जैसी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपको मूलाभास रूप में होगी। क्या होगी, मूलाभास के रूप में होती है। जड़ तो नहीं होती, लेकिन मूलाभास के रूप में इनकी जड़ जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसी भांति इनके अंतर्गत जो क्या होता है, स्टेम होता है, वो आपके थैलस फॉर्म में देखने मिलती है। किस फॉर्म में देखने मिलती है, थैलस फॉर्म में देखने मिलती है। थैलस के भाग में, थैलस के रूप में देखने को इनका स्टेम देखने मिलता है। अभी तक जड़ स्टेम एवं लेप का विकास नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम तीसरे स्टेप में इनका विकास को देखेंगे तो इनके तीसरे स्टेप में जड़ स्टेम और लेप का विकास हो चुका होता है। कहने मतलब टेरोफाइटा के अंतर्गत इनका जो विकास होता है, जड़ का विकास होता है, जड़ का विकास हुआ होता है। स्टेम माने तना का विकास होता है, और लीफ का भी विकास हो चुका है। जड़ तना पत्ती का विकास हो चुका होता है। जड़ तना पत्ती का विकास हो चुका होता है, और साथ में जड़ तना पत्ती का विकास हो चुका होता है। साथ में पुष्प का विकास नहीं होता है, बल्कि इनके अंतर्गत टेरोफाइटा के अंतर्गत बीज का निर्माण हो चुका होता है। बीज का निर्माण की विकास शुरू हो चुका होता है। बीज का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है ना। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना, हमको पढ़ना पुष्पीय पौध बनेंगे ना। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, शैवाल के अंतर्गत, बराफाइटा के अंतर्गत और टेरोफाइटा के अंतर्गत पुष्प का निर्माण एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। मिस्टेक होगा बच्चे, ठीक है ना, इसमें नहीं होता। इन तीनों में जड़, स्टेम एवं पुष्प और बीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो चाहे तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं में
इनमें भी पुष्प का निर्माण नहीं होता और इनमें भी क्या नहीं, बीज का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। और साथ साथ में इनमें भी ना तो पुष्प बनता है और ना तो बीज बनता है, और तीसरे में भी नहीं, क्या नहीं बनता, पुष्प नहीं बनता और बीज नहीं बनता। तो तीन जो आपके हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों के अंतर्गत जड़, स्टेम और लीफ, पुष्प, बीज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथे में होता है आपका अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इसका जब स्टेप हम बात करेंगे, इसका डेवलपमेंट होता है, तो इनमें जड़ तना, पत्ती, जड़ तना पत्ती। देखो बच्चे, इनमें सिर्फ जड़, स्टेम और लीफ का निर्माण हो चुका है, पुष्प नहीं बनेंगे और न बीज बनेंगे, ठीक है ना। और हम चौथे की बात करेंगे। चौथे की बात हम बात करेंगे, इनके बॉडी में इनका जो पेड़ होता है, इनका जो प्लांट होता है, ठीक है ना, इनमें जड़, स्टेम एवं लीफ का, रूट, स्टेम एवं लीफ का विकास हो चुका होता है, और साथ साथ में इनके अंतर्गत बीज का निर्माण होता है। बीज का भी निर्माण हो चुका था, बीज का निर्माण हो चुका होता, और इनमें पुष्प नहीं बनता, और इनमें पुष्प नहीं बनता, और इनमें पुष्प विकास नहीं होता, और इनमें पुष्प का निर्माण नहीं रहता। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, पुष्पी पादप नहीं जाना, तो इन चारों के अंतर्गत अभी पुष्प का निर्माण नहीं होता है। जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत हमको सीखना पड़ेगा। तो पुष्प के बारे में हम बात करेंगे। आपको लास्ट स्टेप होता है पांचवा, आवृत बीज जो प्लांट होते हैं उनमें, इनमें जब हम क्या करेंगे और इनका जब विकास होगा, तो इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी में जड़ का विकास, जड़ का स्टेम का माने तना का विकास, जड़ तना पत्ती का विकास, जड़ तना पत्ती का विकास, और साथ साथ में इनके बारे में पुष्प भी बनेंगे, और पुष्प के साथ में इनके शरीर में क्या होगा, इनके प्लांट में बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा ना, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके लास्ट स्टेप में जो हमारे क्या होते हैं, आवृत बीज पौधे होते हैं। आवृत बीज की पौधे में पुष्प का विकास हो चुका होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो लास्ट स्टेप होता है पुष्प का विकास के बारे में, माने क्या, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम है कि नहीं, हम आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेप में जो कौन सा होता है, आवृत बीजी ही एक ऐसा पुष्पीय पौधा होता है जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गया, तो उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो वही हम देखेंगे, आवृत बीजी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, अर्थात इनमें क्या होगा, इनमें पुष्प का निर्माण होता था। तो इनमें पुष्प का निर्माण जब होगा तो जाहिर सी बात है, जो पुष्प का निर्माण होगा, तो वही क्या करना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे पौधों का मुख्य लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। पौधों का मुख्य लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दूं, स्टेम, दूसरा लीफ, तीसरा फ्लावर, और चौथा रूट, तो आप लोग इसमें क्या बताओगे, पौधे का मुख्य लैंगिक जनन होता कौन सा है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है, ना रूट होता, बल्कि क्या होता है, पुष्प, फ्लावर के माध्यम से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, और सीड के माध्यम से ही ये क्या होता है, एक न्यू प्लांट का क्या होता है, एक न्यू प्लांट का जन्म होता है, एक न्यू प्लांट का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है ना। तो पौधे का मुख्य आवश्यक लैंगिक जनन अंग जो होता है वो आपका क्या, पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प के बारे में बात करेंगे, पुष्प क्या होता है, ठीक है ना। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, सहायक अंग क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पुष्प के जो आवश्यक भाग होते हैं, ये मुख्य रूप से पुष्प के
आवश्यक भाग 4 होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से पुष्प के आवश्यक भाग क्या होते हैं? 4 होते हैं। पुष्प के आवश्यक अंग, पुष्प के आवश्यक अंग जो क्या होते हैं? पुष्प के मुख्य अंग 4 होते हैं। पुष्प के मुख्य भाग 4 होते हैं। मुख्य भाग 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? जरा देखो, मैं आप लोग बता दूँ, फिगर के हिसाब से बता दूँ। जरा देखो, मान लो एक पुष्प का कुछ इस तरह से संरचना देखने मिलता है। पुष्प के अंदर की, पुष्प के अंदर की कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिलती है, ठीक है ना। और साइड में कुछ इस तरह से ऐसे पंखुड़ी टाइप में संरचना होती है। पंखुड़ी टाइप में क्या उससे संरचना होती है? पंखुड़ी टाइप संरचना होती है, बता दूंगा आप लोगों को। साइड साइड में कुछ क्या होती है? कुछ इस तरह से पंखुड़ी टाइप संरचना होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। और इसके नीचे ही पंखुड़ी को सहारा देने वाला कुछ हरे रंग का ऐसा कुछ भाग होता है, संरचना होती है, कुछ ऐसा पत्ती लगी होती है, और यहाँ से एक तंतु फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना, कल ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो पुष्प के मुख्य आवश्यक अंग, पुष्प के मुख्य 4 अंग होते हैं, और इसी पुष्प से एक डंठलनुमा संरचना निकली होती है, संरचना निकली होती है। ये भी एक आपका पुष्प का भाग ही होता है, पुष्प का भाग होता है। डंठलनुमा संरचना निकली होती है, भी पुष्प का भाग होता है, ठीक है ना। तो पुष्प के मुख्य 4 अंग होते कौन कौन से होते हैं? तो जा देखो, पुष्प का जो निचला भाग होता है, जहां पर क्या होता है? बड़वानी कली होती है। कली को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करता है, ये कुछ हरे रंग का होता है, कुछ हरे रंग के होते हैं। इस हरे रंग को हम बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलेंगे? बाह्यदल। बाह्यदल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्यदल बोलेंगे। पुष्प के नीचे वाले भाग आप लोग देखोगे तो हरे हरे रंग का ऐसा कुछ भाग दिखाई देता है, उसी भाग को हम क्या बोलेंगे? बाह्यदल बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में बोलते सेपल, सेपल बोलेंगे, सेपल, ठीक है ना, सेपल बोलेंगे, ठीक है ना, बाह्यदल बोलेंगे, ठीक है ना। और हरे रंग के जस्ट साइड भाग में जो क्या होता है? रंगीन भाग होता है, पुष्प के रंगीन भाग होते हैं, ऐसा कुछ होता ना, रंगीन भाग होते, पुष्प के रंगीन भाग होते हैं, उसको हम बोलते हैं दल। क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, पेटल। आप लोगों ने देखा होगा, गुड़हल का फूल जो होता है उसमें कुछ जो रंगीन वाले भाग होते हैं, उसी रंगीन वाले भाग को हम बोलते हैं दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं, ठीक है ना, दल बोलते हैं। और इसके ऊपरी वाला जो भाग होता है पुष्प की, उसका जो इसका डंठलनुमा संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, 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 ठीक है ना, पुंकेसर। और इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं एंथर, एंथर, ठीक है ना। और चौथा जो अंग होता है पुष्प का, ये वाला भाग जैसा कुछ पुष्प के अंदर वाले भाग जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलेंगे हम इनको? हम स्त्री केसर बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? स्त्री केसर बोलेंगे, स्त्री केसर। और इसको हम बोलते हैं मतलब पिस्टिल, पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे, ठीक है ना। तो पुष्प में जो पाए जाने वाले मुख्य भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन होते हैं? बाह्यदल हो गया, दल हो गया, तीसरा पुंकेसर हो गया, चौथा आपका क्या होगा? स्त्री केसर होगा। क्या होगा? स्त्री केसर होगा ना। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बाह्यदल, सेपल, दल को हम पेटल बोलते हैं, पुंकेसर को हम एंथर कहते हैं, और लास्ट चौथा आपका क्या होता है? स्त्री केसर माने का पिस्टिल होता है, ठीक है ना, पिस्टिल होता है। लेकिन इसमें से भी आपको पूछा था पुष्प के आवश्यक अंग कौन से होते हैं और सहायक अंग कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुष्प के जो आवश्यक अंग कौन से होते हैं मैं आप बताऊंगा। पुष्प के आवश्यक अंग कौन से होते हैं और सहायक अंग कौन से होते हैं। पुष्प के आवश्यक अंग कौन से होते हैं और सहायक अंग कौन से होते हैं। माने क्या? आवश्यक अंग कौन से होते हैं
नेसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं पुष्प के, और एसेसरी माने सहायक, एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं पुष्प के, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन चारों में से कौन कौन सा, दो कौन सा है आवश्यक अंग और दो कौन सा है सहायक अंग, बताओ जरा मुझे। तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो भाग होते हैं वो पुष्प के क्या होते हैं, वो पुष्प के मेन आवश्यक अंग होते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जरा देखो, पुष्प के पुंकेसर भाग, पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर भाग, पुंकेसर प्लस स्त्री केसर भाग, स्त्री केसर भाग वो क्या होते हैं, वो पुष्प के आवश्यक अंग के रूप में होते हैं, और जो दल एवं बाह्य दल होता है वो आपके पुष्प के सहायक अंग के रूप में होते हैं। दल एवं बाह्य दल, दल एवं बाह्य दल जो होता है पुष्प के क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं, ठीक है ना। अगर इसी पुष्प के सहायक अंग अगर इनमें से कोई भी ना हो काम चल जाएगा, लेकिन अगर पुष्प के आवश्यक अंग में से इन पुंकेसर एब्सेंट हो जाए तो जायज बात क्या नहीं हो पाएगा, सीड का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसी पुष्प के जो आवश्यक अंग होते हैं पुंकेसर होता है और क्या होता है, स्त्री केसर होता है। इन्हीं दोनों के माध्यम से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, और सीड के फॉर्मेशन होने के बाद में एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। तो मुख्य आवश्यक अंग जो होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, पुष्प के मुख्य अंग होते, सहायक मतलब मुख्य आवश्यक अंग के रूप में क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं। सहायक अंग क्या होता है, दल एवं बादल होता है, ठीक है ना। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे पुष्प के सहायक अंग और आवश्यक अंग के बाद। अब यहाँ देखो, आप लोगों ने देखा होगा पुष्प के नीचे वाले जो भाग होते हैं बाह्यदल होता है, इनमें एक ही लीफ नहीं होती, मतलब हरी हरी। इसके पुष्प के साइड साइड में 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी लीफ होती है। तो उनमें बहुत सारी लीफ में केवल एक ही लीफ को हम क्या बोलेंगे, बाह्यदल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाह्यदल बोलेंगे। लेकिन जब इनके बाह्यदल की संख्या एक से अधिक होगी, में से क्या 2 3 4 5 होगी, तो बाह्य दलों को एक से अधिक समूह की संख्या को हम क्या बोलेंगे, एक से अधिक के समूह की संख्या को हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। जब एक रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। लेकिन जब एक से अधिक समूह माने क्या, बाह्य दल के समूह की संख्या को, बाह्य दल के समूह की संख्या को हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। जब एक होगा तो उसको हम बाह्य दल बोलेंगे। लेकिन बाह्य दल के समूहों को हम क्या बोलेंगे, माने क्या, एक से अधिक जब बाह्य दल हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। बाह्य दलपुंज माने क्या, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स, CALY कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, कैलिक्स। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा गुड़हल का जो रंगीन भाग होता है एक नहीं होता, एक से अधिक होते हैं। तो एक भाग को, गुड़हल के एक रंगीन भाग को हम सिर्फ दल बोलेंगे। लेकिन जब एक से अधिक संख्या में क्या होते हैं, दल होते हैं, उसको हम बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज बोलेंगे। कि क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलते हैं। एलिस वाले इनको हम क्या बोलेंगे, कोरोला, कोरोला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। बात समझ आ रही है ना। पुष्पों के एक रंगीन भाग को हम दल बोलेंगे। लेकिन जब एक से अधिक संख्या में दल होते हैं, अर्थात इनके दलों के समूह को हम क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे, कुल मिलाकर के ना। जब इनकी संख्या एक से अधिक होगी, 2 3 4 5 होगी, तो आपका समूह हो जाएगा। तो उसी समूह को हम क्या बोलेंगे, दलपुंज माने क्या बोलेंगे, ये कोरोला बोलेंगे, ठीक है ना। उसी भांति पुष्पों में एक पुंकेसर नहीं होता, इसी भांति एक से अधिक होते हैं। बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुंकेसर समूह का निर्माण करते हैं। तो एक से अधिक पुंकेसरों के समूह को हम बोलेंगे पुमंग, क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे, पुमंग। पुंकेसर जब कब होगा, जब एक भाग पुंकेसर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। लेकिन जब पुंकेसरों की समूह होंगे, माने क्या, पुंकेसरों की संख्या एक से अधिक होगी, 2 3 4 5 होंगी, ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे, पुमंग बोल लेते हैं। और इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना।
उसी भांति पुष्प में जब एक भाग होता है कौन सा इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे एक भाग को, ठीक है ना। लेकिन जब क्या स्त्री केसर की संख्या एक से अधिक होगी, माने कि क्या स्त्री केसर की संख्या एक समूह में होगी, है कि नहीं, मतलब क्या दो से अधिक होगी, तो स्त्री केसर के समूहों को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्त्री केसर की समूहों की संख्या को हम बोलेंगे जयांग, क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। जयांग माने क्या, गायनोसियम बोलेंगे, तो गायनोसियम, गायनोसियम। बात समझ में आया। जब पुष्प के एक एक भाग रहेंगे, बाह्य को बादल बोलेंगे एक भाग को, और इनको दल बोलेंगे, और एक भाग पुंकेसर बोलेंगे, और इनका एक भाग को क्या बोलेंगे, केसर बोलेंगे। जब इनकी संख्या एक समूह में होगी बाह्य दल को, तब हम क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज बोलेंगे, दल को हम दलपुंज बोलने लगेंगे, और पुंकेसर को हम फिर क्या बोलने लगेंगे, पुमंग बोलने लगेंगे। और उसी तरह हम स्त्री केसर भाग को जब इनकी संख्या समूह में होगी तो उसको हम क्या बोले रहेंगे, गायनोसियम बोलेंगे। फुल पॉइंट, ठीक है ना। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अभी तक आप लोगों को ये नहीं जानकारी हो पा रही है कि पुष्प में मेल भाग कौन से होते हैं और पुष्प का फीमेल भाग कौन सा होता है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जिक्र कर दूं, जो पुष्प का मेल भाग होता है, पुष्प के मेल भाग पुंकेसर के ऊपरी भाग से, पुंकेसर का ऊपरी भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश क्या बोलेंगे, पुंकेसर का लास्ट भाग जो क्या होता है, ऊपरी भाग क्या होता है, परागकोश होता है। और इसी परागकोश को हम क्या बोलते हैं, पोलन। परागकोश को हम बोलते हैं एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। स्टेमन, मिस्टेक हो गई, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे एंथर, ठीक है ना। इसी परागकोश में के अंदर छोटे छोटे कण रूप में क्या होते हैं, एक ऐसा होता है कण, ऐसे कण को हम बोलेंगे पराग कण। पराग कण होता है, पराग कण जो होता है पुंकेसर के अंदर जो इस भाग होता है, कौन सा भाग, पराग, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, परागकण बोलते हैं। और इसी को हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन भाग ही पुष्प का क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। बात समझ में आ गया। एक पुष्प के अंदर का कौन सा भाग होता है, नर भाग, पुंकेसर के अंदर पाया जाता है परागकोश, और परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण, और इसी पराग कण को हम क्या बोलेंगे, नर भाग बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। और एक पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, तो एक पुष्प का मादा भाग यह होता है, कौन सा भाग होता है, स्त्री केसर वाले भाग से। स्त्री केसर वाले भाग के अंदर, स्त्री केसर वाले भाग के अंदर कुछ इस तरह से, अंदर स्त्री केसर भाग के अंदर कुछ इस तरह से संरचना होती है, और इसी संरचना में अंडाशय होता है, क्या होता है, अंडाशय भाग होता है। और अंडाशय के अंदर ही, अंडाशय के अंदर ही एक प्रकार का क्या होता है, प्रकार का बीजांड भाग बजाता है, बीजांड भाग बजाता है। और इसी बीजांड भाग को हम क्या बोलेंगे, पुष्प का मादा भाग कहते, पुष्प का मादा भाग कहता है, ठीक है ना। तो एक पुष्प का कौन सा भाग, पराग कण भाग मादा भाग के बीजांड भाग से जब आपस में मिलता है, तो आपस में जब मिलता है, आपस में मिल करके आपस में मिल करके एक पुष्प का निर्माण करेगा। पुष्प के बाद फिर क्या होगा, पुष्प का के बाद में एक सीड का निर्माण करता है, और यही सीड को हम जब क्या करते हैं, जमीन के अंदर क्या करते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, और जमीन के अंदर डालने के बाद में देखते हैं कुछ दिनों के बाद में इसी की सीड के माध्यम से नए प्लांट का क्या होता है, एक नए प्लांट का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं, पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं। अब ये मैं आप लोग बताऊंगा पुंकेसर के कौन भाग होते हैं, बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, उसके बारे में हम बात करेंगे, पुंकेसर के कौन कौन से कितने भाग होते हैं। पुंकेसर
पुंकेसर की बात करूँ, पुंकेसर कितने प्रकार के होते हैं और इस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पुष्प का पुंकेसर वाला भाग, पुष्प का पुंकेसर वाले भाग, पुंकेसर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, स्टेमन। पुष्प के पुंकेसर वाले भाग को, इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से, एक को परागकोश होता है, परागकोश, परागकोश, परागकोश होता है, परागकोश होता है, और एक होता है यवजी, होता है यवजी, और तीसरा क्या होता है, पुतंतु। यही पुंकेसर मैंने बताया था आप लोगों को, डंठल नुमा जो संरचना होती है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ से कुछ लगे होते हैं, ऐसे कुछ भाग होते हैं, ठीक है ना, तो वही भाग। तो इस वाले भाग को, डंठल नुमा जो संरचना होता है, इस वाले भाग को यहाँ से करें, तब इस भाग को, इनको हम क्यों क्या बोलेंगे, पुतंत बोलते हैं। पुतंत माने फिलामेंट, पुतंत को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट कहते हैं, पुतंत को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपरी भाग को हम बोलेंगे परागकोश बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे, ठीक है ना। और जो परागकोश से वाला जुड़ा हुआ भाग होता है यहाँ से, इसको हम बोलेंगे योजी, योजी को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग बोलेंगे, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग बोलेंगे इनको, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, ठीक है ना। और ये तो आपका एंथर है, ये परागकोश, ठीक ना। कुल मिला करके जब एक पुष्प क्या होता है, जब एक पुष्प क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, माने कि पुष्प जब पूरा पूरा मतलब क्या हो जाता है, पूरा पूरा मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने के बाद में यही परागकोश क्या होता है, फूटता है, अस्फुटन होता है। परागकोश का क्या होता है, अस्फुटन, परागकोश का क्या होने से, अस्फुटन होने से ही इनके अंतर्गत छोटे छोटे कण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी छोटे छोटे कण को हम बोलेंगे पराग कण, क्या बोलेंगे, पराग कण, माने क्या, पोलन ग्रेन बोलेंगे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और यही परागकण जो होता है वो पुष्प का क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है, क्या पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है, ठीक है ना। पुष्प का नर भाग कौन होता है, परागकण होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम बात करेंगे स्त्री केसर वाला भाग कौन से होते हैं। स्त्री केसर वाला भाग जरा देखो, स्त्री केसर वाले भाग, स्त्री केसर को हम क्या बोल देते, पिस्टिल बोलेंगे, पिस्टिल, पिस्टिल, पिस्टिल के भी 3 भाग होते हैं। कौन से भाग, आप लोगों को मैंने बताया था, पुंकेसर वाला जो है, स्त्री केसर वाला भाग जो इस तरह से होता है, मटिया ऐसे भाग को, ठीक है ना, ये वाले भाग। ऊपरी वाले भाग को हम बोलेंगे वर्तिकाग्र बोलेंगे, वर्तिकाग्र यानी क्या, स्टिग्मा, स्टाइल बोलेंगे इनको, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा बोलेंगे इनको, स्टिग्मा, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये वाले भाग है कि नहीं। और बीच वाले भाग को हम बोलेंगे वर्तिका, बीच वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, वर्तिका माने कि स्टाइल बोलते हैं इनको, स्टाइल, ठीक है ना। और लास्ट वाले भाग को हम, इतने वाले भाग को हम बोलेंगे अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ही, इसी ओवरी के अंदर ही, इसी ओवरी के अंदर ही एक छोटा सा भाग होता है। उस छोटे से भाग को हम क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीजांड बोलते हैं। और बीजांड के अंदर ही क्या होता है, अंड कोशिका पाई जाती है, एग सेल, एग सेल पाई जाती है, एग सेल पाई जाती है। तो वही कौन सा, पुष्प का स्त्री वाला भाग या मादा भाग कौन सा होता है, पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर के अंदर जो क्या होता है, बीजांड होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पुष्प का, पुष्प मादा भाग क्या बोलेंगे, पुष्प का मादा भाग बोलेंगे। पुष्प का मादा भाग माने का मेल, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पुष्प का फीमेल पार्ट कौन सा होता है, बीजांड होता है। और पुष्प का मेल पार्ट कौन सा होता है, परागकण होता है, ठीक है ना, परागकण होता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बात करेंगे एक पुष्प में मेल भाग और
फीमेल भाग आपस में मिलते कैसे हैं, तो जा करके एक सीड का निर्माण होता है और सीड के बाद से एक न्यू पौधे का जन्म होता है। कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस प्रकार मिलते हैं ना, जब जरा देखते हैं। पुष्प के अंदर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, तो मिला करके मेल और फीमेल पार्ट आपस में मिलते कैसे हैं, तो जरा एक बार देख लो, आप लोग स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये मान लो पुष्प का कौन सा भाग हुआ, पुष्प का फीमेल भाग हुआ, ये आपका वर्तिकाग्र हुआ, और ये आपका पुंकेसर भाग हुआ। ये क्या हुआ, पुंकेसर भाग हुआ, पुंकेसर भाग हुआ, ठीक है ना, पुंकेसर भाग हुआ, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूँ इसे, ये क्या हुआ, बाह्य, ये क्या हुआ, दल हुआ, और दल के बाद में साइड साइड में क्या लगे होते हैं, इसे बादल होते हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने क्या बताया, पुष्प का जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम क्या बोले, परागण। पुष्प जब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मेच्योर जाता है, तो मेच्योर होने के बाद में इसी भाग से, परागकोश भाग से ही परागकण, छोटे छोटे परागकण निकलते हैं। जब ये भाग फूटते हैं तो इसी भाग से ही छोटे छोटे कण निकलते इसी छोटे छोटे कण को परागण बोलेंगे, परागकण बोलेंगे, परागण बोलेंगे, ठीक है ना। तो यह स्त्री वाले भाग से किस प्रकार पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पुष्प का रंगीन वाला भाग होता है, हल्का है कि नहीं, रंगीन भाग क्यों होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प के रंगीन भाग होते हैं, पाए जाते हैं ना। और इसका कारण यही है, जब पुष्प के रंगीन वाले भाग पर कीड़े मकोड़े आएंगे तो जाहिर सी बात होगा, पराग कण जो होगा, जब कीड़े मकोड़े भौरे आएंगे तो भौरे के कीड़े मकोड़े के जो पैर होते हैं, पैर के अंदर कुछ न कुछ परागकण फंस जाते हैं, परागकण फंस जाएंगे, और जब मान लो यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, अचानक कहाँ बैठ जाएंगे, अचानक अगर पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग पर कहाँ बैठ जाएंगे, वर्तिकाग्र भाग पर आ जाएंगे, वर्तिकाग्र भाग पर इनका परागण आ जाएगा, इस परागण का यहाँ पर आ जाएगा, बैठ जाएगा। कुल मिला करके परागण की प्रक्रिया किस भांति होती है, हवाओं के माध्यम से भी हो सकता है, हवाओं के माध्यम से पुष्प का मेल भाग स्त्री भाग के अंदर आ सकता है, जल के माध्यम से आ सकता है। कुछ पौधों में परागण की प्रक्रिया जो होती है जल के माध्यम से भी होती है, और कीड़े मकोड़े के माध्यम से भी इस वाले भाग पर आ सकता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ, जब हमारे पुष्प के मेल पार्ट जो होते हैं, परागण होते हैं, कीटों के पैर में जब परागण फंस जाते हैं, फंस करके अगर जब यहाँ पर कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं तो इसी भाग पर मेल पार्ट को छोड़ देते हैं, और जब मेल पार्ट को छोड़ देंगे तो मेल पार्ट इसके अंदर से आता हुआ कहाँ पर पहुँचेगा, स्त्री केसर वाले भाग के अंडाशय के अंदर किससे मिल जाएगा, अंडाशय के अंदर बीजाणु से मिल जाएगा। और जब अंडाशय के अंदर पुष्प का मेल भाग कौन सा परागण पुष्प के मादा वाले भाग बीजांड से मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, परागण भाग और बीजांड भाग आपस में जब क्या हो जाए, मिल जाएंगे, और इनका यही डेवलप हो करके क्या बनाएंगे, भ्रूण पोष बनाएंगे, भ्रूण क्या बनाएंगे, ये भ्रूण बनाएंगे, और इनका यही इम्ब्रायो जो है क्या हो जाएगा, आगे डेवलप हो करके पुष्प का क्या करेगा, आगे डेवलप हो करके फ्लावर पुष्प का निर्माण करेगा, और फिर किसके माध्यम से, फ्लावर के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से क्या बनेगा, पुष्प के माध्यम से फल का निर्माण हो गया, फल का निर्माण होगा माने क्या, सीड का निर्माण होगा ना, पुष्प के माध्यम से क्या होगा, सीड का निर्माण होगा, और यही सीड आगे चल करके एक प्रकार के क्या होगा, एक प्रकार के न्यू प्लांट का क्या करेगा, न्यू
प्लांट का जन्म देगा, न्यू प्लांट को जन्म देता, न्यू प्लांट को क्या कर, न्यू प्लांट को जन्म देता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। पुष्पों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है? पुष्पों में जो लैंगिक अंग होते हैं, मेल पार्ट को हम परागण बोलेंगे और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे। और जब यही दोनों पार्ट आपस में मिल जाएंगे तो आपस में मिल करके इम्ब्रायो का निर्माण करेंगे। इम्ब्रायो के बाद में पुष्प का निर्माण होगा, पुष्प के माध्यम से सीड बनेंगे और सीड के माध्यम से आगे चल करके यही सीड क्या करेगा, एक नए पौधे के जन्म देगा ना। तो आप लोगों ने समझा पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है ना, चलो इसको हम आप लोगों को अच्छा सा बना देंगे नोट्स। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को हम इसके बारे में कल लिखा देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद आज के लिए।